खबर है कि सऊदी अरब ने अपने दोस्त पाकिस्तान का हाथ झटककर अपने दुश्मन तुर्की को भारी भरकम कर्ज देने का ऐलान कर दिया। पिछले महीने विनाशकारी भूकंप आने की वजह से तुर्की की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और वहां रिकॉर्ड महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसीलिए अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तुर्की अलग अलग देशों से कर्ज मांगता फिर रहा है। यहाँ तक कि वो कर्ज के लिए दुश्मनी भुलाकर सऊदी अरब के दरवाजे पर भी पहुंच गया। और अब खबर है कि सऊदी अरब ने तुर्की को बिना किसी शर्त के 5 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ लोन देने का वादा कर दिया। सऊदी अरब के इस ऐलान से सबसे तगड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है, क्योंकि पाकिस्तान भी आर्थिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वो दिवालिया होने की कगार पर है और इससे बचने के लिए वो IMF से लेकर चीन तक से लोन की गुहार लगा रहा है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं और उसका रोना गिड़गिड़ाना भी काम नहीं आ रहा। IMF ने तो कर्ज देने से पहले उस पर कई तरह की शर्तें थोप दी और 2 टूक कह दिया कि पैसा तभी मिलेगा जब पाकिस्तान उसकी शर्तें पूरी करेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सबसे करीबी मुस्लिम देश सऊदी अरब भी उसे कर्ज देने से बच रहा है। लोन के बदले उसने पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति में हिस्सेदारी तक मांग ली, लेकिन उसने आर्थिक संकट में फंसे तुर्की को बिना किसी शर्त के कर्ज दे दिया। जबकि मुस्लिम देशों का अगुवा बनने को लेकर सऊदी अरब और तुर्की के बीच हमेशा तनातनी बनी रहती है। इन दोनों देशों के संबंध तब सबसे ज्यादा खराब हो गए थे जब सऊदी अरब के एजेंटों ने पत्रकार जमाल खशोगी की इस्तांबुल के दूतावास में हत्या कर दी थी। लेकिन अब आर्थिक हालत सुधारने के लिए तुर्की ने सऊदी अरब से अपनी दुश्मनी भुला दी। इस बीच खबर है कि कर्ज के जाल में फंसकर कराह रहे पाकिस्तान के साथ उसी के दोस्त चीन की कंपनियों ने भी छोड़ दिया। चीन की ये कंपनियां CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत वहां चल रही बिजली परियोजना पर काम कर रही हैं। लेकिन अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली परियोजना पर काम करना चीनी कंपनियों के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं हो रहा है। खबर के मुताबिक चीन की ये कंपनियां वहां पैसों की कमी से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें काम जारी रखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वो पाकिस्तान में अपना काम समेट सकती हैं, जो पहले से ही बिजली संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में बिजली 3 गुना महंगी हो सकती है। यानी चीन की कंपनियों ने काम रोका तो पाकिस्तान की जनता पर बिजली गिर जाएगी। इस बीच अमेरिका और IMF के दबाव के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार घुटनों पर आ गई और उसने चीन से गुहार लगा दी कि वो उसके दिए कर्ज का एक हिस्सा चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दे दे, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को चीन से मिले कर्ज पर चिंता जताई थी और उसे कहा था कि कर्ज लौटाने से पहले वो अपना विदेशी मुद्रा भंडार भरे ताकि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाए। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इसी के बाद शहबाज सरकार ने 200 करोड़ डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपयों में 50,000 करोड़ की रकम चुकाने के लिए चीन से 1 साल का वक्त मांगा। ये पैसे उसे अगले ही महीने चीन को चुकाने थे, जो वो किसी भी कीमत पर नहीं कर पाता। हालांकि खबर के मुताबिक पाकिस्तान की इस गुहार पर चीन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। वहीं रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने की कोशिश में लगे पाकिस्तान के सामने रूस ने एक अजीब शर्त रख दी। ऐसी शर्त जिसके सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का मजाक बनने लगा, क्योंकि रूस ने यह दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान के पास कच्चा तेल इंपोर्ट करने की न तो हैसियत है और न ही तकनीक। रूस ने कह दिया कि पाकिस्तान कच्चे तेल का केवल 1 कार्गो इंपोर्ट करके दिखाए, उसके बाद आगे की डील होगी। ऐसा कहने की 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो यह कि पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क की पहचान बना चुका है। रूस जानता है कि वो 1 कार्गो की भी कीमत अदा नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह कि रूस के कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाने की तकनीक पाकिस्तान के पास है ही नहीं। शायद इसीलिए रूस अब तक पाकिस्तान के साथ डील से बच रहा था और जब पाकिस्तान ने उस पर दबाव डालने की कोशिश बंद नहीं की तो उसने केवल 1 कार्गो वाली शर्त रख दी। उधर कंगाल हो चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले आसिफ अली जरदारी ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। जरदारी ने साफ कह दिया कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगला चुनाव अकेले लड़ेगी। जबकि एक रोज पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने भी शहबाज शरीफ को ऐसी ही धमकी दी। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ पर बाढ़ पीड़ित किसानों से धोखे का आरोप लगाया था और चेतावनी दी कि वादा पूरा नहीं हुआ तो वो समर्थन वापस ले लेंगे। जिसके ठीक एक दिन बाद उनके पिता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने भी शहबाज शरीफ से पल्ला झाड़ लिया और ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान का अगला चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। जबकि जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहबाज की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वहां मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन अब दोनों के गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है, जिसके लिए पाकिस्तान के मौजूदा हालात को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान की गाड़ी थोड़ी बहुत पटरी पर चल रही थी, सत्ता में बैठे लोगों को परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब बात वहां अपनी अपनी गर्दन बचाने तक पहुंच गई है। भूख से परेशान पाकिस्तान की जनता सरकार को कोस रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि
शहबाज शरीफ को ही बलि का बकरा बनाने की तैयारी हो गई है। और आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो बिसात बिछा चुके हैं ताकि सरकार से अलग होने के बाद वो खुलकर ये कह सकें कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के पीछे शहबाज शरीफ हैं। और इसीलिए बेटे के बाद अब जरदारी ने भी गठबंधन से अलग होने का संकेत दे दिया। इधर आरएसएस की मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के संगठन से तुलना करने पर विश्व हिंदू परिषद भड़क गई। मुस्लिम ब्रदरहुड का कनेक्शन खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा से माना जाता है। राहुल गांधी ने आरएसएस को फांसीवादी और कट्टरपंथी संगठन कहा था और उसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के संगठन से की थी। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामी संगठन है जिसे 1928 में बनाया गया था। इसका मकसद शरिया कानून के तहत देश चलाना था, लेकिन अब इसे वहाँ आतंकी संगठन माना जाता है, इसलिए उस पर बैन भी लगा हुआ है। Built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने राहुल गांधी को देश विरोधी कह दिया। निहित स्वार्थों के कारण देश के टुकड़े करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। उधर अखिलेश यादव के कुछ ट्वीट कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए संकेत दिया कि अमेठी लोकसभा सीट से इस बार वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। मतलब ये कि विपक्ष को एकजुट करने चले राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में घेरने का प्लान समाजवादी पार्टी ने तैयार कर लिया और विपक्ष को एकजुट करने के उनके प्लान की हवा निकाल दी। अखिलेश ने अपने अमेठी दौरे की कुछ तस्वीरें ट्वीट की। इन तस्वीरों के साथ अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि अमेठी इस बार बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगी। साथ ही अमेठी की गरीबी मिटाने का संकल्प भी उन्होंने उठा लिया। अखिलेश के इस दांव पर कांग्रेस बिफर गई। अखिलेश यादव जी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कंपल्शन है, उनके ऊपर किस जांच एजेंसी का दबाव है, मुझे नहीं पता। इससे पहले राहुल गांधी ने विदेशी जमीन से ऐलान किया था कि वो विपक्ष को एकजुट कर सबको हैरान कर देंगे। And we've got some very interesting ideas. I don't want to sort of spoil the surprise. मतलब ये कि अमेठी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार न देने की परंपरा खत्म कर सकती है। इस बीच महाराष्ट्र के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां बारिश और ओले की चपेट में आने से खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल में देखने को मिला, क्योंकि बारिश के बाद तेज हवाओं ने अधपकी गेहूं की फसल को जमीन पर लटा दिया। गेहूं की ये फसल अगले कुछ दिनों में कटाई के लिए तैयार होने वाली थी। ऐसे में मौसम के इस उलटफेर ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। उधर रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया 1 के एक कार्यक्रम में मॉस्को से यूके के राजदूत को निकालकर बाहर करने की मांग की गई। इस कार्यक्रम में पुतिन के समर्थक ने ब्रिटेन को यूक्रेन युद्ध का असली विलन बताया और दावा किया कि रूस के खिलाफ पूरी लड़ाई लंदन से ऑपरेट की जा रही है। यानी यूक्रेन में पुतिन की सेना को कैसे पछाड़ना है या कब उस पर हमला बोलना है, ये सब लंदन से तय हो रहा है। यही दावा करते हुए पुतिन के करीबी ने ब्रिटेन को दुश्मन बताया और उसके राजदूत पर एक्शन की मांग की। Это сегодня главное зло. Мы должны совершенно четко понимать, что да, есть Соединенные Штаты Америки, но мозг англосаксов в Лондоне. इसी शो में पुतिन के समर्थक ने यह भी दावा किया कि इसका पता रूस की खुफिया एजेंसियों ने लगाया और सरकार को यह रिपोर्ट दी कि रूस में बड़े हमले करने के लिए यूक्रेन को ब्रिटेन की ओर से उकसाया जा रहा है, जिसमें ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और ब्रिटिश एयरफोर्स भी शामिल है। मतलब यह कि पुतिन के करीबी के मुताबिक रूस के खिलाफ पूरी लड़ाई पर्दे के पीछे से ब्रिटेन लड़ रहा है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत से ही वो पैसों और हथियारों की सप्लाई में आगे रहा है। लेकिन पुतिन समर्थकों का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद तो कर ही रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन है। यही वजह है कि अब रूस में कई लोग ब्रिटेन को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कई बार रूस के टीवी चैनलों पर लंदन को बमों और मिसाइलों से दहलाने की धमकी तक दी जा चुकी है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इन धमकियों के बीच रूस ने यूक्रेन में खैरसोन के पास एक द्वीप पर जोरदार हमले किए, जिसमें ब्रिटिश सेना का एक बेस पूरी तरह तबाह हो गया, जिसके बाद कीव से लेकर लंदन तक हड़कंप मच गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के इस द्वीप का इस्तेमाल ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए कर रही थी। इसी वजह से ये जगह रूस के निशाने पर थी। हालांकि स्ट्राइक के समय ब्रिटेन के सैनिक वहां मौजूद थे या नहीं, इस बात का पता नहीं चल पाया। लेकिन पश्चिमी मीडिया में रूस के रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से रिपोर्ट छापी गई कि इस अटैक में ब्रिटेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। दावा तो ये भी है कि ब्रिटेन के इसी बेस को फरवरी में भी पुतिन ने निशाना बनाया था, लेकिन इस बार हुए हमले में ये पूरी तरह तबाह हो गया।